हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सिस्टम मित्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बैच चल रहा है नेवी 2021 के लिए AA तथा SSR के दोस्तों बेसिकली आपको एक चीज़ बताऊं, इस बैच को दोस्तों हमारे NDA तथा एयरफोर्स के दोस्त भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अभी इस समय फिजिक्स पढ़ा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अब फिजिक्स NDA नेवी तथा एयरफोर्स तीनों में आती है। और दोस्तों रियल में एक बात बताऊँ, जो बताते हैं कि NDA वाली फिजिक्स ज़्यादा टफ होती है, NDA वाली फिजिक्स ज़्यादा टफ होती है, तो रियलिटी भाई ये है कि NDA की फिजिक्स सबसे लो होती है। पहले पे नेवी की होती है, दूसरे पे एयरफोर्स की फिजिक्स होती है और थर्ड पे NDA की होती है। NDA की सबसे टफ चीज़ होती है वो होती है NDA की मैथ, जो लगभग IIT की टक्कर पर होती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्वेश्चन की क्या की जाएगी दोस्तों, जब हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दृढ़ कर्व के बारे में। कौन से दोस्तों? रोटेशनल जो मूवमेंट होता है उसके बारे चैप्टर हमारा दृढ़ पिंड एवं कणों के निकाय की गति। कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड का उतना मायने रखता जितना कणों की निकाय की गति पर पूरा चैप्टर बेस है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग के साथ। और पहली हेडिंग है वो है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है इसके बारे में आइए जानकारी करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है दोस्तों ऐसा पॉइंट शायद थोड़ा दिख नहीं होगा, मैं थोड़ा सैल्यूट नीचे लिखूंगा। तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जिस पर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए ये यहाँ पे रुक गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले पॉइंट पर हम इसका द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा जो उंगली पे फुटबॉल को नचाते हैं, उनकी पूरी एक ही उंगली पे उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो ऐसे फुटबॉल को नचाएंगे और इस जगह पर नचाएंगे ना, वो हमेशा बीचों बीच वाले एरिया पे फुटबॉल को नचाते हैं, उंगली पे ऐसे करके नचाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पर हम किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। अब मान सकते हैं का मतलब क्या हुआ? होता नहीं है क्या? मान सकते हैं क्यों कह रहे सर जी? आप होना चाहिए, यहाँ से तो हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं मान सकते हैं क्यों दोस्तों। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। ये क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है दोस्तों, फुटबॉल या फिर कोई ठोस वस्तु रही उसमें तो बाहर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई खोखली चीज़ है, जैसे कि रिंग है, बले है, चूड़ी है, अब बताइए इसका द्रव्यमान केंद्र क्या आप यहाँ मानेंगे? आप सर ही मान सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है एक उंगली पे ये भी हो, एक उंगली पे रखते ये भी हो जाएगा। नो ना दोस्तों ना, हम इसको चूड़ी को कुछ इस टाइप से देखेंगे, इस टाइप से, इस गोलाकार पर टाइप में नहीं देखेंगे, गोलाकार में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब कोई चित्र इस टाइप से है, अब वो कह दिया जाए क्या कि वो खोखला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लंबवत है पृथ्वी के। और कोई चित्र अंडाकार रूप में या फिर इस टाइप से है और कह दिया जाए वो गोल है, खोखला है, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के समांतर पड़ा हुआ है। अब पृथ्वी के समांतर पड़ा हुआ है तो इसके मिडिल पॉइंट में जो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर हम द्रव्यमान केंद्र इसका मानेंगे। ठीक है, आइए अब मैं आपको हेडिंग लिखा देता हूं। अब होता है लिखते वो ज़्यादा बेटर होगा। किसी वस्तु का या फिर हो सकता कैसे का वह बिंदु जहां पर हम उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तथा वस्तु पर लगने वाले सभी बाह्य बलों को इस वस्तु पर लगाने पर, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों, एग्जाम में परिभाषा आती है, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना थ्योरेटिकल, वो बहुत ज़्यादा पूछी आती हैं। आपने देखा होगा जो परिभाषा होती है, परिभाषा के नीचे एक और बिंदु होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे इसी के नीचे एक पॉइंट लिखिए, इस बिंदु पर लगने वाले सभी बाह्य संतुलित बल, बाह्य बल का मतलब क्या है, संतुलित, वो जो सब बाह्य बल हैं वो संतुलित टाइप में हो, मतलब कि एक संतुलित अवस्था में हो, संतुलित बल जो बाह्य बल है वो संतुलित अवस्था में हो, बल से वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ये पॉइंट, इस टाइप के पॉइंट होते हैं, वो थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं, जो एक पॉइंट और छोटा सा, ये तो वैसे ही है, द्रव्यमान केंद्र को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फॉर्मूले में बेस होता है। मान केंद्र को Cm से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किससे, Cm से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब अगले को देखते हैं। अगली चीज क्या है, ये तो हो गया दोस्तों द्रव्यमान केंद्र। ये तो किसके बारे में बात हो गई दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात हो गई। अब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र को डिफाइन कैसे करेंगे। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है पहला कण A, दूसरा कण B है दोस्तों। ठीक है, पहला कण क्या है दोस्तों, A है, दूसरा कण B है। इसके दोस्तों अगर देखा जाए, पहले कण है, इनके बीच में हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली है। आप काल्पनिक रेखा मानिए, इसका M1 द्रव्यमान, इसका M2 द्रव्यमान, इसके बीच हमने क्या मान ली, काल्पनिक रेखा मान ली दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए हमने मूल बिंदु, ये Z, YH, ये XH, ठीक है, मूल बिंदु O से इनकी जो आप कह सकते हैं क्या, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ, इनके पॉइंटों का कह सकते हैं, इनके जो स्थिति सदिश क्या है, किसका दोस्तों, एक कण का और बी कण का अलग अलग रूप से स्थिति सदिश क्या है, R1 व R2 है। तो इनके जो द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश क्या होगा। ठीक है, इसको RCM से रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों, किससे, RCM से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका स्थिति सदिश क्या होगा दोस्तों, आइए उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला बनाया गया है, RCM बराबर, कैपिटल R लिख सकते हैं या फिर स्मॉल r लिखें, वो आपकी इच्छा है, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है दोस्तों, वो देखिए। पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए A और B दोनों का द्रव्यमान समान है। ठीक है, तो
यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। RCM बराबर MR1 प्लस MR2 अपॉन M1 प्लस M, ठीक है, इक्वल टू आएगा दोस्तों। यहाँ से हमने R1 दोनों में M कॉमन लिया तो M R1 प्लस R2 अपॉन 2M, यहाँ से निकल के आता है R1 प्लस R2 अपॉन M अपॉन 2, M से M कैंसिल, ठीक है। ये RCM का फॉर्मूला निकल के आया। पहली कंडीशन कौन सी? जब दोनों के द्रव्यमान A और B के द्रव्यमान समान हो। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड क्या दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों क्या इसके जो A के पॉइंट हमने मान लिए x1 y1 है और B के पॉइंट x2 y2 है, तब क्या होगा इस कंडीशन में? तो इसके लिए दोस्तों फिर स्थिति सदिश आते हैं, x और y के अलग अलग टाइप्स में आएंगे दोस्तों। तो XCM आएगा दोस्तों क्या कि M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 व YCM आएगा दोस्तों क्या M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए। ये होगी विशेष स्थिति। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष स्थिति और होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कौन सी होती है? वो होती कुछ इस टाइप से। मान लीजिए दोस्तों n कणों का निकाय है। ये निकाय क्या है? ये 2 कण इसमें माने हमने, लेकिन 2 कण ना होकर कई सारे कण हैं। उस स्थिति में क्या किया जाएगा दोस्तों? तो उस स्थिति में माना थर्ड कंडीशन है n कणों के निकाय के लिए, n कणों के निकाय के लिए, माना मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए n कणों के निकाय के लिए, निकाय के लिए या फिर निकाय हेतु, विवाह हेतु नहीं, निकाय हेतु। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा M1 x1 RCM बराबर बता रहा हूँ M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस डॉट 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 M1 प्लस में MN xN अपॉन में क्या M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MN। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों कंडीशन। इसके अलावा देखिए द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए क्या होगा भाई? क्या फॉर्मूला निकलेगा वो देखिए। क्या दोस्तों? द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए क्या फॉर्मूला है? आइए वो देखते हैं। इसके लिए क्या दिखेगा? माना दोस्तों क्या कि हमने n कण मान लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमने n कण माने और उसके सदिश सदिश क्या माने हमने R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ठीक है। और जो द्रव्यमान केंद्र के लिए, तो उसके लिए फार्मूला इसके मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने ऊपर लिखवा चुका हूँ मैं उसके लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर एक बार फिर से लिखें M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 प्लस
MnR1 M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn। यहाँ से निकलता है क्या, RCM बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, M1 प्लस R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 प्लस MnRn। इसको ये क्या है दोस्तों, M1 R1 M1 M2 M3 M4 क्या है, हमने कई सारे कण माने हैं। ये मान लीजिए किसी निकाय पर कई सारे कण हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, इस टाइप से कई सारे कण हैं। और ये पूरा क्या है दोस्तों, एक निकाय है। तो इस पूरे जितने भी कण निकाय हैं दोस्तों, इन सब का योग इसके बराबर ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, इससे कम तो नहीं होगा। सभी मिलके इसके बराबर तो हो रहे हैं। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 4 गिलास में 1-1 लीटर पानी है, और चारों गिलास को मिला करके एक जग में दबाया जाता है, मतलब जग में नहीं आप कह सकते हैं, एक बड़े बर्तन में बाल्टी में डाला जाता है। तो कुल मिला के 4 लीटर पानी ही तो हुआ। ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में जाके 2 लीटर बढ़ गया। ये कंडीशन नहीं दे रही कि हमको कि पहले से बाल्टी में पानी हो, तो हो सकता है, तब हो सकता है। और दोस्तों क्या है कि उन चीज़ों में क्या होता है दोस्तों को हल्का हल्का पानी किस में पड़ जाता है, गिलास में। लेकिन अगर मान लीजिए यही कंडीशन हम पारा के लिए करें, तो पारा तो 4 लीटर ही बैठेगा भाई, पारा कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि पारा कभी किसी सतह से चिपकता नहीं है। इसीलिए पूरी का हमने द्रव्यमान क्या माना, पूरे पिंड का हमने कैपिटल M माना, तो कुछ स्टेप से ही आएगा। ओके, ये द्रव्यमान केंद्र के लिए है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका हम वेग निकालें तो VCM बराबर क्या निकलता है, 1/m कैपिटल M, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 Mn Vn। ठीक है, ये इसका क्या है, वेग। दोस्तों मैं पता है ये इसकी घुंडी को क्यों मिला देता हूँ, क्योंकि ये कैपिटल V है वो आयतन को शो करता है, जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, वेग। अब मान लीजिए त्वरण के लिए निकालना हो, तब त्वरण की कंडीशन में क्या है, तो ACM बराबर 1/m कैपिटल M, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 Mn An। ठीक है, ये हमारा हो चुका त्वरण के बारे में। अब दोस्तों त्वरण से संबंधित मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। हमने m का मल्टीप्लाई किया इधर की तरफ, तो कैपिटल M ACM आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, M1 A1, ये पहला खंड। हम जानते हैं F बराबर होता है M, इसीलिए F1 प्लस इस स्टेप से ये F2 हो गया, प्लस इधर का F3 हो गया, प्लस डॉट 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 ये M1 Mn An क्या हो जाएगा, Fn। ठीक है, अब ये कुल मिला के जो क्या है कि टोटल बल है, अर्थात आप कह सकते हैं इक्वल टू F बाह्य बल। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इससे त्वरण वाले से निकाला है मैंने। सभी कणों पर वो कार्यरत बाह्य बलों का योग क्या है दोस्तों, ये कैपिटल F, ये स्मॉल f है, लेकिन यहाँ कैपिटल F क्या है, किसको कर रहा है कि सभी बाह्य बलों का योग, सभी कणों पर बाह्य बलों का योग। कोई हर कण पर एक बाह्य बल लगेगा तो सभी कणों पर उसका योग होगा। अब देखिए दोस्तों इससे क्या निकलता है, ये तो इन सब चीज़ों का यूज कहाँ है दोस्तों, कई बार फॉर्मूला आ जाता है उस स्टेप में, और इसका यूज कहाँ है दोस्तों वो वहाँ भी आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला से थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनमें इनका यूज होता है।
अगला पॉइंट आता है दोस्तों निकाय के रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। निकाय के रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानकारी की जाए। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया इसमें, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। दोस्तों ये थोड़ा डेरिवेशन जैसा है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी नीचे बेस करूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये रेखीय संवेग पर कैपिटल पी सॉरी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने स्मॉल पी मान लिया इसको, और स्मॉल पी बराबर हमने माना P1 P2 P3 P4। ठीक है, आप कह सकते P4, और इससे आगे भी अगर हम कहें तो पूरा मिला के Pn तक। कितना दोस्तों, Pn तक। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट ये है, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर इसके ऊपर में लिखिए हम P1 वाला क्या देखो होगा, यहाँ से M1 V1, क्योंकि P बराबर क्या होता है MB भी M1 P बराबर डायरेक्टली आप कह सकते हैं MB होता है, रेखीय संवेग का फॉर्मूला है ये। तो P1 बराबर M1 V1, P2 बराबर M2 V2 V2, और इसी प्रकार P3 बराबर M3 V3, P4 बराबर M4 V4 डॉट Pn बराबर Mn Vn। ठीक है, ये तो हो गया कुछ स्टेप से P बराबर। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब आइए वो वाला पॉइंट देखते हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग, जो मैंने भी आपको बताया है। क्या बताया दोस्तों मैंने द्रव्यमान केंद्र का वेग आपको, भूल गए शायद, कोई बात नहीं, याद ताज़ा हो जाएंगी। ये देखिए VCM बराबर 1/m M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट 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 प्लस M4 V4। अब आप कहेंगे दोस्तों ये दोनों सेम है या नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ पर तो M4 V4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे M4 V4 नहीं है। अरे मेरे भाई M4 V4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे M5 V5 भी है, यहाँ पे M6 V6 भी है, यहाँ पे M100 V100 भी है, और यहाँ पे M1,00,000 V1,00,000 भी है। दोनों जगह है, क्योंकि बीच में क्या लग गया है, डॉट 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 है, और N की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर ये M4 V4 नहीं, यहाँ पे ये Mn Vn है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ है इस टाइप से। ठीक है, जो भी पूर्णांक मानेंगे वो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों हमारा MVCM, M का इधर को मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या है दोस्तों P, बराबर क्या निकला दोस्तों यहाँ से हमारा P। अब आपको आप इस टाइप से लिखो या फिर उसको उधर को पलटा के लिख दो, बात एक ही है। आप लिखिए दोस्तों कि राम की लंबाई कृष्ण के बराबर है, या कृष्ण की लंबाई राम के बराबर, बात दोनों एक ही है। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब आगे देखिए, यहाँ पर M बराबर क्या है, कैपिटल M बराबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैपिटल M बराबर है M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn प्लस का Mn। ओके, तो अब आगे देखिए, जो न्यूटन का नियम है आपने पढ़ा था, उसके अनुसार क्या है, न्यूटन के नियम अनुसार है भाई dP/dt बराबर होता है F। सेकेंड लॉ है भाई ये, सेकेंड लॉ ये, हाँ सेकेंड लॉ ये, भूल जाते हो अब भी यार, मेरे को कंफ्यूज कर दिया। न्यूटन के नियम के अनुसार मान लो यार वाह्य बल, अगर वाह्य बल F बराबर 0 है, चूक माना F बराबर 0, F बराबर 0, इसीलिए क्या निकलेगा दोस्तों dP/dt बराबर क्या होगा 0। इसीलिए इससे क्या निकलेगा दोस्तों, इससे निकलेगा मेरे भाई
पी कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, पी क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट संख्या है। पी बराबर नियत है एक, आप कह सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग अगर शून्य हो तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आता है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, अगर किसी पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, अब क्यों रहता है वो मैं आपको पूरा डेरिवेशन बता चुका हूं दोस्तों, इसीलिए अब देखिए। खैर आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।